हेलो जी एस्पिरेंट्स, फाइनली द डे हैज कम जब तुम एक्साइटेड भी होगे और डरे हुए भी होगे। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एज योर बिग ब्रदर मुझे ये जानना है कि तुम्हारा भी मेंटल स्टेट कैसा है। क्या तुम एक्साइटेड हो, नर्वस हो या फिर न्यूट्रल हो? कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस एग्जाम के लिए 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ 2 साल से कर रहे होंगे और कुछ एटलीस्ट 1 साल से तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। और ये सारा प्रिपरेशन तुम्हारा बस 3 घंटे में टेस्ट हो जाने वाला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर तुम्हारी प्रिपरेशन सबसे अच्छी भी है तो ये बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एग्जाम भी सबसे अच्छा जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो मामला होता है ना, वो अलग ही होता है। टाइम, एग्जाम का प्रेशर, इतनी सारी चीजें। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2024 को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम हॉल के अंदर, ताकि तुम्हारे प्रिपरेशन के हिसाब से तुमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात बोलूंगा कि प्लीज पूरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनना। ऐसा मत करना कि एक पॉइंट सुन लिया फिर छोड़ दिया। अगर ऐसा करने वाले हो, टाइम कम है, कुछ पढ़ना है तो अभी निकल जाओ, कोई जरूरत नहीं इस वीडियो को देखने की। इसके साथ अगर तुम पूरा देखने वाले तो एक चीज और कर लो कि नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओ। जो भी मैं बोल रहा हूँ पॉइंट्स को लिख लो, थोड़ा एकदम शॉर्ट पॉइंटर्स लिख लो ताकि तुम उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। और साथ में जो भी स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में जाकर टेस्ट मत करना उसको, पहले 2-3 मॉक टेस्ट घर पे दे देना। सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो करके देख लेना। अगर तुम्हारे लिए वर्थ इट लगे, तुमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और तुम एग्जाम में भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। गाइस देखो, एग्जाम अच्छा जाना या ना जाना ना, वो 2 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 मेंटल स्ट्रैटेजी एंड दूसरा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। मेंटल स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, बहुत डिटेल में नहीं बात करूंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम हॉल में घुसते ही तुमको ये भूल जाना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना है। तुमको ये नहीं देखना कि सामने वाला बच्चा कितना ज्यादा सॉल्व कर रहा है, कितना कम सॉल्व कर रहा है, उसको कितना आता है, तुमको कितना आता है। हो सकता है कि तुमको ये लगे कि उसको बहुत आता है, एकदम फाड़ के पेपर सॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअली में शायद ऐसा होगा कि वो सॉल्व तो कर रहा है, सब कुछ सॉल्व कर रहा है, बट सब गलत कर रहा है। तो उसको देख के अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना, तुम अपने काम पे फोकस करना एंड फाड़ देना। पॉइंट नंबर 3, स्कोर को चेज मत करना। एग्जाम हॉल में बैठ के तुम ये मत सोचना कि मुझे 200 नंबर का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। अगर तुम ये सोच के जाओगे तो होगा ये कि अगर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया और तुमने मान लो कि 150 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मेरा तो 200 का टारगेट था बट मैंने 150 का ही किया, अब पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। बट क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था तो 150 मार्क्स लाने पे भी तुम्हारा परसेंटाइल बहुत ही अमेजिंग बन जाएगा। तो इसीलिए एग्जाम हॉल में जाने के बाद मार्क्स पे फोकस मत करना कि कितना मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, शायद पेपर ही बहुत टफ होगा, तो इग्नोर करना वो सब चीज़ों को। पूरा फोकस इस पे रखना कि बिल्कुल काम एंड रिलैक्स्ड माइंड से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितना होता है ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, वरना जो सही भी बनने वाला था वो भी गलत बन जाएगा। तो ये थे 3 मेन पॉइंट्स जिससे कि तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रैटेजी तुमको डेवलप करना है मेंस के एग्जाम के लिए। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि है अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। आई एम डैम श्योर कि 50 वीडियोस तो इजीली तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे एंड सबके अपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज मार्केट में चल रहा है। कोई कहता है कि 50-50 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई कहता है 50-30-20 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, अलग अलग नाम है। अगर तुमने देखा होगा तुमको पता होगा। अब ये स्ट्रैटेजीज बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज है। जिन लोगों ने इस वीडियोस को बनाया है, मैं उनको खुद एडमायर करता हूँ, उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट मुझे थोड़ा ये भी लगता है ना कि जब तुम इन स्ट्रैटेजी से एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है पूरे अटेम्प्टिंग प्रोसेस को, और एज सच बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो इसलिए मैं जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, इसमें कुछ पॉइंट्स उस वीडियो से मिलेंगे, कुछ चीजें ऐसी है जो कि मैंने अभी फिर से रियलाइज करा है, उसको बेटर करने की कोशिश की है। इजी टू इंप्लीमेंट होगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, सब्जेक्ट अटेम्प्टिंग प्रेफरेंस। मतलब कि एग्जाम हॉल में किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करे, किसको सेकंड में करे, किसको थर्ड में करे। टेक्निकली स्पीकिंग तुमको ये अब तक ऑलरेडी पता होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा मॉक टेस्ट कैसा जा रहा था, वहां पे तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम कर रहा था। बट अभी भी अगर तुम कंफ्यूज हो तो लेट मी टेल यू, बट जो भी मैं बताऊं उसको प्लीज खुद से इंप्लीमेंट करके देख लेना मॉक टेस्ट में। डायरेक्टली जाके एग्जाम में एक्सपेरिमेंट मत करना कि हाँ भैया ने बोला था एग्जाम में ही करेंगे। देखो, इन जनरल अगर मैं बोलूं तो जो सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा ईजी लगता है, तुमको उस सब्जेक्ट को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। जब भी तुम एग्जाम हॉल में एंटर करते हो ना, ये माइंडसेट लेके चलो कि एग्जाम हॉल में ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तुमने अगर पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तुमसे नहीं बना, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं बना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तुम ऑलरेडी एंशियस फील करने लगोगे, तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम काम करने लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लो हो गया ना, तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फिर नहीं बनेंगे और उसके बाद तुम्हारा एग्जाम चौपट हो जाएगा। तो तुमको ये ट्राई करना है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग मेरा सब्जेक्ट है ना, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करूंगा और सबसे कम टाइम में उसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस इस चीज के कि उसके क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ सब्जेक्ट जो तुमको बिल्कुल नहीं आता। तुम अगर वीक सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करोगे, तुमसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले उसको बनाओ जो कि तुमको बहुत ही अच्छे से आता है। अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री बना लो। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स बना लो। और अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स बना लो। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही इक्वली अच्छा है या फिर तीनों ही इक्वली वीक है, तो ऐसे केस में तुमको केमिस्ट्री चूज करना चाहिए। पहले केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन मैथ्स ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। तुमको अगर वो क्वेश्चन आता होगा तुमसे बन जाएगा, नहीं आता होगा तो नहीं बनेगा। क्योंकि मेंस है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते एडवांस की तरह, बहुत बेसिक आते हैं। अगर तुमको याद होगा थोड़ा बहुत तो तुमसे वो इजीली बन जाएगा। और अगर केमिस्ट्री अच्छे से एक बार अटेम्प्ट हो गया तो कॉन्फिडेंस और हो जाएगा, फिर तुम फिजिक्स और मैथ्स इजीली कर सकते हो। वंस अगेन, मैथ्स को मैं मानता हूँ एक्चुअली कि थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक किया कैलकुलेशन में तो आंसर गलत आता है। तो ऐसे केस में आई विल रिकमेंड कि फिजिक्स सेकंड में डालो। अगर ऐसा है कि इक्वली तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट वीक और स्ट्रॉन्ग है तो यही ऑर्डर तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स
एंड मैथ्स। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग है सारे सब्जेक्ट्स की, तो मैं तुमको रिकमेंड करूँगा कि तुम फिजिक्स से शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम फिजिक्स शुरू करते हो और उसके बाद केमिस्ट्री डालते हो और फिर मैथ्स डालते हो, तो बीच में केमिस्ट्री डालने से तुम्हारे प्रिपरेशन में एक ब्रेक मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तुम नहीं कर रहे होगे और तुम्हारा ओवरऑल एग्जाम जो होगा बहुत बैलेंस्ड होगा। कि पहले तुमने बहुत कैलकुलेशंस किया फिजिक्स में, और फिजिक्स मैथ्स की तरह इतना भी टफ नहीं, क्योंकि इतना भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, फॉर्मुला बेस्ड भी चीज़ें आती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी चीज़ें आती है। अब वहाँ पे कैलकुलेशन किया था, केमिस्ट्री में बिल्कुल ही चिल कर लिया, थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ें बहुत सारी आती है, और उसके बाद फिर से हैवी कैलकुलेशन में चले गए, तो माइंड को एक रिलैक्सेशन का भी टाइम मिल गया। बट वंस अगेन एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए कि तुमको क्या करना है, एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, और जो सबसे टफेस्ट है उसको सबसे बाद में करना है। अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो 3-4 टेस्ट में वेरिएशन करके देख लो, तुम्हारे लिए जो बेस्ट काम कर रहा होगा तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। मान लिया कि मैं पहले फिजिक्स को ही सॉल्व कर रहा हूँ, बट फिजिक्स में किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं करना है, कितना टाइम देना है, ये जानते हैं। हम फॉलो करेंगे 10 सेकंड रूल, कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या फील होता है, उसके बेसिस पे हम उस क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देंगे। नंबर 1 इजी है, कर लूंगा, तो उसको अटेम्प्ट कर लो। नंबर 2 मॉडरेट क्वेश्चन है कि कर तो लूंगा बट श्योर नहीं हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको मार्क कर दो कि अभी नहीं, बाद में सॉल्व करूंगा। एंड नंबर 3 कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले कभी देखा ही नहीं है, तो उसको मार्क भी मत करो, उसको छोड़ दो अभी के लिए। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये चीज तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कर रहे हो एक टाइम पे, फिजिक्स के लिए, तुम ये चीज तीनों सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। थोड़ा मैं इसको जंबल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, एकदम बिल्कुल वीडियो को एकदम पॉज करके देखना है, जो करना है कर लो, मुझे नहीं पता, ध्यान सुनो। तुम्हारा ऑर्डर था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मान लेते हैं तुमने फिजिक्स का पेपर खोला, तुमने पहला क्वेश्चन देखा कि तुमसे बन जाएगा, 10 सेकंड में तुमने सोच लिया कि तुमसे बन सकता है, बहुत ईजी है, उसको तुरंत अटेम्प्ट करो, बना के आगे बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आए, वो भी दिख रहा है कि ईजी है, तुमसे बन जाएगा, तुमने पहले सॉल्व कर रखा है, तुरंत अटेम्प्ट करो, बना के आगे बढ़ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में आया, तुमको लगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन जो है ना बन जाएगा, बट थोड़ा मुझे श्योरिटी नहीं है, मार्क करके छोड़ दो कि बाद में बनाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आया कि नहीं यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, छोड़ दो, देख लेंगे, मार्क भी नहीं करना, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है, कुछ अलग कलर से मार्क कर दो, कुछ कर दो, बट अभी वो नहीं है तुम्हारा प्रायोरिटी, ठीक है। ऐसे करते करते मान लेते फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस थे, 30 के 30 में तुमने एक अटेम्प्ट में मान लेते 15 क्वेश्चंस बना लिया, और बाकी 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि तुमने पहले कभी देखा ही नहीं है, और 10 क्वेश्चंस ऐसे जो कि तुमने अभी हेल्ड फॉर रिव्यू कर रखा है कि हाँ बन जाएगा बट अभी नहीं बनाना है। अब दूसरा तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि अब क्या करें, अब दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करें या फिर पहले फिजिक्स के ही उन क्वेश्चंस को बना ले जो कि मैंने हेल्ड फॉर रिव्यू कर रखा है। मेरी मानो तो तुमको दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला कि एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस इज द की, अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिजिक्स को खत्म करने से पहले केमिस्ट्री में चले जाएंगे, सेम प्रोसेस केमिस्ट्री में अपनाएंगे कि पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि हमसे एक अटेम्प्ट में बन जा रहा है, और जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि नहीं यार आता है बट अभी तुरंत नहीं बन रहा है, उसको मार्क करके छोड़ देंगे। सेम पूरा प्रोसेस केमिस्ट्री के साथ करेंगे और सेम पूरा प्रोसेस मैथ्स के साथ भी करेंगे। तो फाइनली जब पूरे तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लिया होगा, तब जाऊंगा मैं वापस फिजिक्स पे, तब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो कि मैंने हेल्ड फॉर रिव्यू रखा था। पहले फिजिक्स का सॉल्व करूंगा हेल्ड फॉर रिव्यू वाला, फिर केमिस्ट्री का सॉल्व करूंगा, फिर मैथ्स का सॉल्व करूंगा। इस पूरे स्ट्रेटेजी का एक ही लॉजिक है कि तुमको ईजी क्वेश्चंस सबसे पहले करने हैं। मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ कि तुम सबसे इजी सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज करो। अब इजी सब्जेक्ट भी चूज कर लिया तो उसमें भी सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करो, क्योंकि अगर भैया टफ क्वेश्चंस को बनाने के लिए बैठे तो हो गया, फिर एग्जाम निकल गया। पहले इजी सारा बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट पे आएंगे, और उसके बाद और टाइम बचेगा तब जाके हम टफ क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज एग्जाम हॉल में तुमको फील हो सकती है, ध्यान से सुनना, ये मेरे साथ बहुत बार होता था, ये पॉइंट स्किप मत करना। कि मान लेते हैं कि तुमने फिजिक्स का पेपर खोला, तुमने पहला क्वेश्चन देखा, तुम देख रहे हो कि ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली पहले बना रखा है, मतलब मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, तुम अच्छे से याद है, यही होना ही और कुछ हो ही नहीं सकता, तुमने उसको अटेम्प्ट किया, तुमसे बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि तुमको आता है वो टॉपिक, तुमने अच्छे से पढ़ा है, बट बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन नहीं लग रहा है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन जो कि तुमको कोचिंग में कराया गया, इट्स नॉट अ क्वेश्चन जो कि तुमको प्रीवियस ईयर पेपर में मिला था, बट जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो तुमको अच्छे से आता है, शायद तुम अटेम्प्ट करोगे तुमसे बन जाएगा, बट बिल्कुल श्योरिटी अभी आ नहीं रही, तुमको लग रहा है नहीं यार भैया ने बोला था कि इजी क्वेश्चंस को ही बनाना है, तो उस चक्कर में तुम उसको स्किप कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन आएगा, तुमको सेम फील होगा कि इसको पहले देखा ही नहीं है, उसको भी स्किप कर दोगे। फोर्थ आएगा, फिर उसको भी स्किप कर दोगे। ऐसे करते करते तुमको पता चलेगा कि तुमने पूरा पेपर ही स्किप कर दिया है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जस्ट बिकॉज मैंने तुमको ये बोल दिया है कि तुमको सिर्फ इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, तुम्हारा ब्रेन ना हर क्वेश्चन को टफ एनालाइज करने लगेगा कि नहीं यार अगर ये नहीं बना तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तो इसको मुझे करना है, नहीं करना है, पता नहीं क्या करना, छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाले लूप होल में मत फंसना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि शायद टफ दिख रहे होंगे, बट तुमको वो टॉपिक स्ट्रांग है, तो शायद बस पेन उठाने के बाद आंसर आ जाएगा। तो इतना भी मत हड़बड़ाना कि नहीं यार इजी क्वेश्चन ही करना है, इजी क्वेश्चन ही करना है, तो मतलब आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ टफ है, कुछ ईजी ही नहीं है। इस लूप में मैं नहीं चाहता तुम फंसो। मैं एक बार फंस चुका हूँ, मॉक टेस्ट में फंसा था थैंकफुली, एक फिर जी में मॉक टेस्ट दिया था, उसमें ऐसा हुआ था। एंड ट्रस्ट मी, इस लूप में तुमको नहीं फंसना है, ठीक है। तो हाँ, मैंने ये ज़रूर बोला है कि जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है तुमको सबसे पहले उसको बनाना है, बट ईजी क्वेश्चन का एनालिसिस जब करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ये मत होना कि यार एक लाइन में ही आंसर आना चाहिए तुमको, मतलब बिना दिमाग लगाए ही आंसर निकलेगा तो ही मैं उसको ईजी मानूंगा, ये मत सोचने लगना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो कि 2 बार पेन चलाने पर ही आंसर आए,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टफ क्वेश्चन है, वो भी ईजी है, ठीक है। तो जस्ट मेक द राइट चॉइस कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा डिफिकल्ट है, एंड देन मेक योर अटेम्प्ट। देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो तुम्हारा मेंस का एग्जाम आ रहा है, फिर एडवांस का एग्जाम आएगा, और इस बीच ना तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही हाई पे होगा, और इस बीच में बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूँ जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेंगी कि भैया एग्जाम में कि एनटीए का क्या न्यूज़ आया, काउंसलिंग कैसे होने वाली है, क्या अपडेट्स है कॉलेज को लेकर, क्या अपडेट्स है एडवांस को लेकर, क्या डेट्स है, क्या सिलेबस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस कंसिस्टेंटली आने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यू एडिंग होगा और तुम्हारा टाइम बहुत सेव करेगा। नो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 कि टाइम कितना देना है। देखो गाइस, कितना टाइम देना है ये बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब मैंने अपना पेपर दिया था ना, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी अपनाया था। मैं ना सब्जेक्ट वाइज जा रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब केमिस्ट्री उठाया तो केमिस्ट्री को खत्म कर रहा था, फिर फिजिक्स गया था, फिर मैथ्स गया था। तुमको जो स्ट्रैटेजी बताई है वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने एडवांस में फॉलो की थी। मेंस में मैंने ये फॉलो नहीं की थी क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन मेरा अच्छा था थैंकफुली। तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है तो तुम लिटरली ऐसा कर सकते हो कि एक पेपर को पहले खत्म कर दिया, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पहले इजी वाले क्वेश्चंस को सारे ही सब्जेक्ट्स में सबसे पहले सॉल्व कर लो तो तुम्हारे लिए वो बेटर रहेगा। बट वंस अगेन, तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस है, तुम प्लीज टेस्ट में जाके एनालाइज कर लो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट काम करता है। जो मैंने बोला प्लीज उसको अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली बेटर काम करेगा, बट अप्लाई करके खुद के लिए एनालाइज कर लो। ना रही बात इस चीज की कि कितना टाइम देना है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, देखो तुमको पूरा पेपर 2 से 2.5 घंटे में खत्म करना है। तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में क्यों फिनिश करें। देखो भाई, तुम्हारे एग्जाम हॉल में ना बहुत प्रेशर रहता है। अगर तुम 2.5 घंटे मान के चलोगे ना, तब जाके शायद 2 घंटे 45 मिनट में होगा। तुम मान के ही चलोगे 3 घंटा है मेरे पास, तो उस चक्कर में ना तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चंस जो कि तुमने छोड़ रखे होंगे वो छूट ही जाएंगे। बट अगर तुम 2.5 घंटे का टारगेट लेके चलोगे ना, शायद तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो कि तुम्हारे लिए टफ लग रहे थे, बट एक्चुअली में एक बार पेन उठाने पर वो भी बन जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा पेपर 2.5 घंटे में फिनिश करने की कोशिश करो। एंड डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, क्या तुम ऐसा कर रहे हो कि हर बार वीक तीनों सब्जेक्ट से उठा रहे हो, फिर मॉडरेट जा रहे हो, फिर हार्ड जा रहे हो, या फिर वीक मॉडरेट हार्ड एक सब्जेक्ट का पूरा कर लिया, फिर वीक मॉडरेट हार्ड, फिर वीक मॉडरेट हार्ड ऐसा कर लिया। तो उस बेसिस पे तुम डिवाइड कर सकते हो। अगर तुम सेकंड ऑप्शन में जा रहे हो कि तुमने पहले फिजिक्स उठाया और फिजिक्स को ही पूरा खत्म करके आगे बढ़ रहे हो, तो उस केस में क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स ईजिएस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि तुमने उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करने का सोचा है, तुमको उसमें सबसे कम टाइम देना चाहिए। मेरे लिए केमिस्ट्री ईजिएस्ट था, तो मैंने क्या किया था, केमिस्ट्री को आधा घंटा अलॉट किया था मेंस के एग्जाम में। केमिस्ट्री को आधा घंटा, फिर फिजिक्स को 1 घंटा, फिर मैथ्स को 1 घंटा। तो अगर तुम स्ट्रैटेजी 2 को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज ऐसा ही डिवाइड करना, हाफ 1 1 2.5 घंटे हो गए, और बाकी का जो हाफ आवर बचेगा फिर से उसमें पूरे पेपर को एनालाइज करना। अगर तुम दूसरे स्ट्रैटेजी से जा रहे हो कि पहले सारे इजी, फिर सारे इजी, फिर सारे इजी, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उस केस में टेक्निकली तुम टाइम को डिवाइड नहीं कर सकते सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि तुम सब्जेक्ट वाइज सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। उस केस में तुम्हारा बस ये माइंडसेट होना चाहिए कि हमको पूरा क्वेश्चन जो है वो 2.5 घंटे में फिनिश करना है, दैट्स ऑल। अब वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि उस केस में यू नेवर नो कि पेपर टफ है या इजी। अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन शायद हर सब्जेक्ट में बहुत कम होंगे। अगर पेपर बहुत ईजी आ गया तो सारे ही ईजी है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए उसमें कितना टाइम लगे तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तुम बस ये कह सकते हो कि ओवरऑल मुझे सारा पेपर 2.5 घंटे में खत्म करना है। इसके साथ साथ बस एक चीज बोलूंगा कि हर टॉपर की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, हर इंसान की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। अगर तुमको लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी तुमको पसंद नहीं आ रही है एंड तुमको लगता है कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी से तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली फॉलो दैट। तुम ये भी कर सकते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ बेस्ट पॉइंट्स उठा लो एंड अपनी स्ट्रैटेजी में डाल दो, ओवरऑल बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अगर तुम्हारे पास कुछ बहुत ही अमेजिंग है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के शेयर कर सकते हो अपने भाई बंधु के साथ में। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुछ स्ट्रैटेजी है जो कि तुम रिव्यू कराना चाहते हो मेरे से कि भैया ये मैं करता हूँ, क्या ये सही है, तो वो भी तुम कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने का। और साथ में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फाइनली वो टाइम आ गया है जब तुम फोड़ने के लिए रेडी हो चुके हो। जितना भी प्रिपरेशन है ना, मुस्कुराते हुए एंटर करना, अपना जी जान लगा देना, देख लेंगे जो होगा, ठीक है। बिल्कुल मत सोचना कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, अरे देख लेंगे यार, बहुत है, बहुत देखे ऐसे ऐसे एग्जाम, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम की तरह ट्रीट करो। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ो मत, बट टेंशन मत लो, ठीक है। जो होगा देख लेंगे, चिल करना है। कोई भी क्वेश्चन है मेंस से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, नीचे कॉमेंट कर दो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसी चीजें अब निकालने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूंगा। तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। चेकआउट आवर जेईई जीतेंगे सीरीज, जिसमें कि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रखी है जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेंगी। तो अभी खत्म होने वाला है, फिर एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। वो प्लेलिस्ट चेक करो, जेईई जीतेंगे की जो प्लेलिस्ट है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हुई है, तुमको बहुत हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।